दोपहर के 2 बज रहे थे। घर का दरवाजा खुला हुआ ही था। सौम्या हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। अभी-अभी पहला निवाला मुंह में लिया ही था कि घर के बाकी सदस्य चेहरे पर उदासी लिए हुए घर में घुसे। सौम्या ने अपना खाना खाना जारी ही रखा। सौम्या को इस तरह खाना खाते हुए देखकर सासू माँ ने ताना कसा, यहाँ तो हम सबका खाना छूट गया है और इसे देखो, आराम से बैठकर खाना खाए जा रही है। यही होते हैं बहुओं के लक्षण। सौम्या ने उनकी बातों को सुना अनसुना किया और अपने खाने पर ही फोकस रखा। सासू माँ ने हाथ नचाते हुए कहा, यहाँ कर्जा उतारने के चक्कर में मेरे और छोटी बहू के सारे गहने बिक गए। हमारी जान मुँह को आ रही है और इसे देखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खाने में देखो, हलवा पूरी खा रही है। पहली बात तो यह कि इस घर में होता क्या है मुझे नहीं पता। दूसरी बात, मेरी इच्छा मुझे क्या खाना है। और रही बात आपके गहने बिकने की, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो आप लोगों के कर्म थे जो लौट करके आए हैं। सौम्य के इतना कहते ही सासू माँ कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन अविनाश ने इशारा करके चुप करा दिया। सौम्या खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने गई। उसके बाद सीधे अपने कमरे में और वहां जाकर पलंग पर लेट गई। पलंग पर लेटते ही पिछली बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। उस दिन सुबह से सौम्या इधर से उधर दौड़े जा रही थी। अविनाश भी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। सौम्या बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, लेकिन घर में किसी को भी इस बात से कोई लेना देना नहीं था। आखिर देवर ने सासू माँ की तरफ इशारा किया, तो सासू माँ ने बेरुखी से कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि फालतू के कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, पर मेरी तो सुनता ही कौन है। रख दिए अपने गहने गिरवी, अब परेशान हो रहे हैं। बड़ों की बात नहीं सुनेंगे तो ऐसा ही होगा। एक बार तो सौम्या के मन में आया कि जवाब दे दूं कि अगर आप लोग साथ दे देते तो शायद यह नौबत आती ही नहीं, पर फिर वह चुप रह गई। एक तो वैसे भी दिमाग खराब हो रहा था और अविनाश अभी तक घर पर भी नहीं आए हुए थे। ऊपर से घर में बैठे सारे लोग साथ देने की जगह बस छींटाकशी कर रहे थे। खैर, सौम्या ने ध्यान ही नहीं दिया। अभी भी उसकी नजरें दरवाजे की तरफ ही लगी हुई थी। उसे इसी तरह छोड़ सबने शांतिपूर्वक अपना अपना खाना खत्म किया और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद जब अविनाश घर में आता हुआ दिखा, तब जा करके सौम्या की जान में जान आई। अविनाश के घर में आते ही वो सीधा अविनाश के पास जाकर बोली, क्या हुआ अविनाश, पैसों का बंदोबस्त हो पाया। सौम्या का सवाल सुनकर अविनाश बिल्कुल चुप रह गया। उसकी चुप्पी को देखकर सौम्या को ये एहसास तो हो गया कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया है, पर अविनाश जी सुबह से भूखे प्यासे हैं। यह सोचकर सौम्या ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया। अविनाश ने बड़ी उदासी से कहा। एक बार को तो सौम्या की आंखों में भी आंसू आ गए, पर फिर हिम्मत करके बोली, हम दोनों मिलकर इस समस्या का भी कोई ना कोई निदान कर ही लेंगे। तुम फिक्र मत करो, पहले खाना खा लो। ये बात कहकर सौम्या रसोई में जाकर अविनाश के लिए खाना लगाने लगी। खाना लगाते लगाते उसकी आंखों में भी आंसू आ गए कि कितने प्यार से पापा ने वो गहने उसकी शादी में दिए थे। कुछ गहने तो मम्मी के थे जो उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी को दे दिए थे। एक एक गहने से उसकी यादें जुड़ी हुई थी। पर पिछले साल अविनाश के बिजनेस में घाटा पड़ जाने के कारण गहने गिरवी रखवा दिए थे, इस उम्मीद के साथ कि बिजनेस चल निकलेगा
पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा वो पैसे भी डूब गए क्योंकि उसी बीच ननंद प्रतिमा की शादी पक्की हो गई और जो पैसे बिजनेस में लगने थे, वो पैसे तो उसकी शादी में ही खर्च हो गए। एक दो बार अविनाश ने मना भी किया, तो सासू माँ ने तो अच्छा खासा हंगामा घर में खड़ा कर दिया। थक हार कर अविनाश को वो पैसे शादी में देने ही पड़े। अब नौबत यह थी कि उसके पास ब्याज देने तक के पैसे नहीं थे। बैंक से 2 बार वार्निंग कॉल भी आ चुका था। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। सासू माँ और देवर से मदद भी मांगी, पर उन्होंने तो साफ-साफ मना कर दिया, यह कहकर कि हमसे पूछ कर कर्जा लिया था क्या, जबकि उन लोगों का काम भी अच्छा चल रहा था। खैर, खाना लगाकर सौम्या अविनाश की थाली बाहर लेकर आई, तो अविनाश हॉल में नहीं था। दूसरे कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी। थाली वहीं टेबल पर रखकर उस कमरे की तरफ बढ़ी, पर वहां हो रही बातचीत को सुनकर उसके तो पैर वहीं ठिठक गए। सासू माँ, पति और देवर की बातें सुनकर ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैरों को जंजीरों से बांध दिया है। कहाँ घूम रहा था इतनी देर तक अविनाश? कुछ नहीं माँ, बस आज अपनी पसंद की मूवी देखने गया था, पर पता नहीं क्यों सौम्या के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? अपने पापा के इलाज के लिए अपनी एफडी दे दी, पर ननंद की शादी के लिए पैसे ना निकले। क्या हुआ? उसके पापा तो मर गए और पैसे भी डूब गए। हाँ, अगर भाई के बिजनेस के घाटे का बहाना ना किया होता, तो भाभी गहने भी ना देती। हाँ, एक पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। उसे तो लग रहा है कि गहने गिरवी रखे हैं, पर उस बेचारी को क्या पता कि उसके गहने तो कब के बिक चुके। अगर एफडी ननद की शादी के लिए दे देती, तो गहने तो कम से कम रह जाते उसके पास। सौम्या ने अचानक कमरे का दरवाजा खोल दिया। एक पल के लिए तो सबकी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर पहले जिन आँखों में नीर भरा हुआ था, अब उनसे अंगारे बरस रहे थे। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले अविनाश के गाल पर थप्पड़ रसीद किया। तुम पति हो मेरे, बोलते ही शर्म आ रही है मुझे। मेरे अपनेपन और प्यार का यह सिला दिया तुमने। मेरी भावनाओं का इस तरह से अपमान किया तुमने। बस कर बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई अविनाश पर हाथ उठाने की? अभी घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी तुझे। बाप तो रहा नहीं, भाई भाभी भी देखते हैं, कितनी जगह दे देंगे तुझे तेरे मायके में। ए बुढ़िया, चुप कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहू कहने की? सौम्या के मुंह से इस तरह की भाषा सुनकर सब चौंक गए। यह कैसे बातें कर रही है? अपनी मम्मी से? सास है वो तुम्हारी, भाड़ में गया मान सम्मान। और तुम्हें क्या लगता है मैं मायके जाकर बैठूंगी? कभी ये सोच भी मत लेना इसी घर में रहूंगी और तुम्हारा सुख चैन सब कुछ बर्बाद करूंगी। हाँ, देखती हूँ कैसे रहती है तू अब इस घर में। अब तो तेरा दाना पानी उठ गया है इस घर से। सोचना भी मत, क्योंकि जो तुम लोगों ने काम किया है ना, उसे फ्रॉड कहा जाता है। और अगर मैंने कानूनी एक्शन ले लिया ना, तो मैं उसको साबित करके भी दिखा दूंगी। क्योंकि आपने किसी बैंक से लोन लिया नहीं है, तो आपके पास ऐसा तो कोई पेपर्स भी नहीं है। पढ़ी लिखी हूँ मैं, कानूनी दांव पर मुझे भी खेलने आते हैं। इसके अलावा पूरे समाज में थू थू जो होगी वो तो अलग, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेशर्म लोगों के घर में रहना है तो बेशर्म बनकर ही रहना पड़ेगा। वहां से सौम्या सीधे पुलिस थाने गई और सबसे पहले उसने पुलिस थाने में लिखवाया कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। आज भी सौम्या उसी घर में रहती है, उन लोगों की नाक के नीचे। पूरा परिवार एकजुट है,
पर वो अकेली। पर अब वो हर चीज करती है जो उसे पसंद है। दोस्तों, इस कहानी में किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं, पर यह एक सच्ची कहानी पर आधारित है। उस लड़की की हिम्मत की वाकई में दाद देती हूँ, जिसने इतना बड़ा फैसला कर दिखाया। लेकिन कभी-कभी डर भी लगता है उसके लिए कि क्या वो ससुराल में सुरक्षित है। पर उसकी मुस्कुराहट हमेशा यही कहती है कि आप डरो मत, मैं सुरक्षित हूँ और अब मैं किसी से डरती नहीं। आज वो अपने पैरों पर खड़ी है, किसी की मोहताज नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।